Friends, concept of dividend 222E in other sources. 222E में let me see एक रेसिडेंशियल शेयर होल्डर है जिसके पास 28% इक्विटी शेयर इन ए कंपनी है। उसने 5 लाख का कंपनी के पास से लोन लिया था। 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग इक्विटी शेयर होल्डिंग है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से लोन दिया हुआ है तो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड माना जाएगा। यहाँ पे 28% है, वो 10% से ज्यादा है। लोन अमाउंट 5 लाख है लेकिन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ 4 लाख ही है। तो जो 4 लाख लोन लिया हुआ है वो राहुल के हाथ में क्या डिविडेंड माना जाएगा? लोन इज टैक्सेबल एज अ डीम्ड डिविडेंड, वो आपको सब पहला क्वेश्चन पूछा है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। पब्लिक इंटरेस्टेड होगी तो ऑब्वियसली वो डीम्ड डिविडेंड 222E लोन नहीं माना जाएगा। सेकंड है पब्लिक नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है और प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी इंटरेस्टेड नहीं, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पे डिविडेंड माना जाएगा। लेट मी सी द कंसेप्ट। कंपनी है अदर देन इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड। कंपनी पेमेंट कर रही है, पब्लिक जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी लोन दे रही है, इक्विटी होल्डर्स को दे रही है। लोन कौन दे रहा है? जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है वैसी कंपनी किसको दे रही है? शेयर होल्डर को। उस शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग कितना है? नॉट लेस देन 10%, यानी 10% और उससे ज्यादा उसका शेयर होल्डिंग है। 10% और उससे ज्यादा उसका शेयर होल्डिंग है तो अक्यूमुलेट प्रॉफिट में से जितना लोन दिया है, अक्यूमुलेट प्रॉफिट में से जितना लोन दिया है उसको हम क्या काउंट करेंगे? अक्यूमुलेट प्रॉफिट में से जो लोन है वो डिविडेंड माना जाएगा। 222E 222 किसको अप्लाई नहीं होगा? जिस कंपनी में पब्लिक इंटरेस्टेड है, पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देगी तो उसको यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ऊपर आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि यहाँ पे पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट के आंसर में आप ऐसा बोलोगे लोन दिया हुआ है वो डिविडेंड नहीं है। सेकंड पॉइंट में आपको जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है ऐसी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे रही है तो 222 एप्लीकेबल होगा। राहुल के पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। याद क्या रखो, राहुल के पास 28% शेयर होल्डिंग है, इसीलिए राहुल के पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। वो फर्स्ट पॉइंट याद रखो। सेकंड, यहाँ पे कंपनी में पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो यह प्रोविजन अप्लाई होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से ही आपने लोन दिया होना चाहिए। यहाँ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही 4 लाख है, लोन 5 लाख है तो 4 लाख तक 222E में डिविडेंड माना जाएगा। 222E का डिविडेंड राहुल के हाथ में 4 लाख होगा। क्यों? सेकंड पॉइंट में प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, राहुल के पास 10% से ज्यादा, उसका मतलब 28% शेयर होल्डिंग है। कंपनी ने लोन दिया है वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दिया है, इसीलिए अप टू 4 लाख राहुल के हाथ में 222E का डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल होगा। नाउ कैजुअल इनकम। कैजुअल यानी कभी कभी, जैसे आप कैजुअल बियर बोलते हैं, यहाँ पे कभी कभी जो इनकम होती है रेगुलर होती है तो बिजनेस हो जाता है। आप लॉटरी लगाते हो, सुबह उठते हो, चाय पीने जाते हो, होटल पे बैठते हो, लॉटरी खेलते हो, तो भी वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, वो बिजनेस नहीं है। ऐसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम एंड अदर गेम्स, और गैम्बलिंग और बेटिंग। इनकम टैक्स क्या बोल रही है? वेदर यू आर डूइंग द लीगल और इलीगल, लेकिन इनकम ऑल विल बी टैक्सेबल। उसका मतलब यू आर गोइंग फॉर गैम्बलिंग, बेटिंग, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, लॉटरी टिकट, ये सब कैजुअल इनकम है। आप रोज लॉटरी में अर्न नहीं करते, रोज आप क्रॉसवर्ड पजल में विन नहीं होते, रोज आप हॉर्सेस में जीतते नहीं है, गैम्बलिंग बेटिंग रोज नहीं करते, करते हो तो जीतते नहीं हो, तो ये कभी कभी अदाइज होती है इनकम, कैजुअल इनकम है। ये कैजुअल इनकम है जिसके आगे ऑलवेज विनिंग वर्ड लगता है। याद रखो फ्रेंड्स, कल ही हमने किया था, एक बार विनिंग वर्ड आगे लग गया ना तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी को उसके अपने एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होते हैं, अपने एक्सपेंस अलाउ उसको नहीं होंगे तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी में
आपको 80C के 80U के डिडक्शन नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली 30% लगेगा। एंड इफ यू आर ए रेसिडेंट देन डिडक्ट रिबेट 87A 12,500 का आप क्लेम कर पाओगे। तो यहाँ पे इतना ही बोला है, विनिंग पे 30% फिक्स, टैक्स रेट 30% फिक्स, लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी का आपका अर्निंग 10,000 से ज्यादा है, जो पेयर है वही आपको 30% टीडीएस काट के देगा, वही आपको 30% टीडीएस काट के देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोजली हेल्ड कंपनी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम से शेयर इश्यू कर रही है 5627B। सेक्शन कौन सी है? 5627B। इश्यू कौन कर रही है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। कैसे कर रही है? प्रीमियम से। कैसे कर रही है? फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा। तो ये कंसीडरेशन जो मिलता है रेसिडेंट पर्सन दे रहा है, कंपनी को मिल रहा है। यहाँ पे भी पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक इंटरेस्टेड होगी तो यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। तो वर्डिंग क्या है? क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव कर रही है, रेसिडेंट पर्सन से परचेज कर रहा है, वो कंपनी है उसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, प्रीमियम से इश्यू हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट से इश्यू हुआ है। तो ये जो एक्सेस इनकम है जो कंपनी हेल्ड कर रही है, दैट विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज। इसका डिफरेंस आएगा कंसीडर रिसीव्ड फॉर द इश्यू एंड फेस वैल्यू, उसका डिफरेंस है वो प्रीमियम है, यानी प्रीमियम से इश्यू किया है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट से इश्यू किया है, तो डिफरेंस इश्यू प्राइस एंड एफएमवीएम 10 वाला हमने 20 में इश्यू किया है, फेयर मार्केट वैल्यू 16 है तो 20 माइनस 16। डिफरेंस किसका? देखो फेस वैल्यू में डिफरेंस में कंसीडर नहीं करना है, डिफरेंस काउंट करने के टाइम आपको सिर्फ इश्यू प्राइस यानी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फेयर मार्केट वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो यह सिचुएशन में आपका अदर सोर्सेज इनकम क्लोजली हेल्ड कंपनी का इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स होगा। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? आपके इस लेवल में आपको एग्जाम में फेयर मार्केट वैल्यू दे देंगे, इसके लिए लोगों ने प्रिस्क्राइब मेथड प्रिस्क्राइब की हुई है, और जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड किया है उसकी मेथड से आपका एओ सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपका एओ जब सेटिस्फाइड होगा तभी आप फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर पाओगे। और फेयर मार्केट वैल्यू में एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जब आप काउंट करोगे तब इनटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, वो सब की वैल्यू ऐड करना है। फेयर मार्केट वैल्यू काउंट करने का टाइम, मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट काउंट करने के टाइम आपको इंटेंजिबल असेट्स भी ऐड करना है। लेट वी सी द एग्जांपल। सबसे पहले देखो इश्यू प्राइस पे नजर करो। इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, यस। फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, यस। 10 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 1 लाख टैक्सेबल टू अदर सोर्सेज। लेकिन पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है वो बोला है आपको। सेकंड में देखो, सेकंड में आपका सबसे पहले 100 रुपीज है, वो फेस वैल्यू है, पहले फेस वैल्यू है, बाद में फेयर मार्केट वैल्यू है एंड बाद में इश्यू प्राइस है। यहाँ पे आपको इश्यू प्राइस 110 है, फेयर मार्केट वैल्यू 120 है। ये कंसेप्ट कब अप्लाई होता है? प्रीमियम से इश्यू किया है तो प्रीमियम से तो इश्यू किया है। ठीक, सेकंड कंडीशन है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस में इश्यू किया है तो। यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू 120 है, इश्यू 110 है, यह प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होगी। नो अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, क्यों? आपकी इश्यू प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस है। लेट मी सी नेक्स्ट। यहाँ आपकी इश्यू प्राइस होगी 98, फेयर मार्केट वैल्यू 90, लेकिन फेस वैल्यू 100 है। अरे भाई फेस वैल्यू 100 है, इश्यू 100 से ज्यादा से किया है तो ही प्रीमियम माना जाता है। यहाँ तो इश्यू 98 से किया है, इश्यू जब 98 से करते हो तो डिस्काउंट से इश्यू किया है, डिस्काउंट से इश्यू किया है तो ये आपको प्रोविजन अप्लाई नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पे भी आपका डिस्काउंट से इश्यू हुआ होना चाहिए।
इसीलिए यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, फेयर मार्केट वैल्यू इज 90, इश्यू प्राइस इज 110, 110 इज द प्रीमियम, 110 है वो प्रीमियम से इश्यू किया है, 110 इज इश्यू प्राइस, 90 इज फेयर मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू यहाँ पे कंसीडर मत करो, एक बार सोच लो प्रीमियम से इश्यू क्या है, बाद में फेस वैल्यू भूल जाओ। टैक्सेबिलिटी करने के टाइम आपको इश्यू प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, यहाँ पे इश्यू प्राइस है 110, फेयर वैल्यू है 90, 20 विल बी द वैल्यूएशन टैक्सेबल, वैल्यूएशन टैक्सेबल होगा 20। लेट मी सी, गो अहेड, नेक्स्ट कंसेप्ट, इनहेंस कंपेंसेशन। जब कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, एट दैट टाइम आपको इनिशियल कंपेंसेशन मिलता है, बाद में आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट आपको अमाउंट बढ़ा के देता है, कोर्ट में से वो डिसीजन आने में 2, 5, 10 साल लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेंस कंपेंसेशन। इनहेंस कंपेंसेशन आपको इंटरेस्ट से मिलता है, वह इंटरेस्ट टैक्सेबल टू अदर सोर्सेज आफ्टर डिडक्टिंग 50% फिक्स अमाउंट। वही चीज रिपीट करेंगे हम आगे, जब हम पीजीबीपी इनकम काउंट करेंगे, अदर सोर्सेज इनकम काउंट करेंगे, कौन सी मेथड फॉलो करेंगे, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज का इनकम काउंट करने के टाइम आपकी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में मर्केंटाइल, तो ये 2 हेड के लिए मर्केंटाइल, आपके रेगुलर केस बेसिस, तो ये 2 के हेड के लिए केस बेसिस। तो अदर सोर्सेज में रेगुलर जो आप मेथड फॉलो करते हैं ना, वही मेथड यहाँ पे फॉलो करवाना है। नेक्स्ट लेट मी सी आगे, लेकिन बाकी सब जगह में मर्केंटाइल है तो मर्केंटाइल बेसिस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपेंसेशन में कंपल्सरी, क्या कंपल्सरी, रिसीव बेसिस। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इज मर्केंटाइल, court has declared to give the interest of 10 lakh, but not consider when it is received, then only you will consider in the income of the other sources, irrespective of the method। आप मेथड काउंट मत, ध्यान में मत लो, मेथड आपकी कौन सी भी है, लेकिन आपको यहाँ पे रिसीव बेसिस ही लेना है। क्या लेना है, रिसीव बेसिस ही आपको लेना है। फ्रेंड्स लेट मी सी आगे, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन, इनहेंस कंपेंसेशन। हाँ, यहाँ से वही चीज फिर से रिपीट किया, ओनली रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपेंसेशन विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज ऑन रिसीव बेसिस। बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी मेथड है वो देखने की जरूरत नहीं है। एडवांस फॉरफिटेड, जिसको हम सूती बोलते हैं, वो वापिस नहीं दिया हमने, ये ऑफिस बेचने के लिए निकाला था, 50,000 किसी एडवांस दिया, बाकी 10 लाख नहीं दे पाया, फिर वो 50,000 खा गया, दैट इज द फॉरफिटेड ऑफ द एडवांस मनी फॉर द नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग ऑफ द कैपिटल असेट। डेट इज रिलेवेंट, एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/4/14 से पहले किया है। रिपीट कर रहा हूं, एडवांस मनी फॉरफिटेड बिफोर 1/4/14 से पहले किया है, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा, रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी, इंडेक्सेशन कम मिलेगा। लेकिन एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/4/14 के बाद किया है, तो उसी ईयर में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं करना है, वरना डबल एक्सपेंस, डबल इनकम कंसीडर हो जाएगी। एक ही चीज करना है, AY 15-16 से अदर सोर्सेज, बिफोर दैट डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंड्स, AY 15-16 यानी प्रीवियस ईयर 14-15, प्रीवियस ईयर 14-15 यानी 1/4/14, इसीलिए बोल रहे हैं 1/4/14 से पहले है तो डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1/4/14 के बाद है तो कंसीडर एज अदर सोर्सेज। लेट मी सी, AY 15-16 है, 15-16 से पहले प्रायर वर्ड है, क्या बोला है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड लॉन्ग टर्म है तो उसमें इंडेक्सेशन रिड्यूस अमाउंट पे मिलेगा, इंडेक्सेशन
रिड्यूस अमाउंट पे मिलेगा। लेकिन फ्रॉम AY 15-16 यानी 1-4-14 से आपको जो एडवांस मनी मिलेगा वो चार्जेबल टू अदर सोर्सेस होगा। Although asset is not transferred, एसेट नहीं दिया है। क्यों? बाकी का अमाउंट आपने नहीं दिया तो मैं एसेट कहां से दूंगा? इसीलिए मैंने सिर्फ एडवांस मनी फॉरफिट करके खा गया। तो खा गया तो इनकम टैक्स वाला बोलेंगे हम बैठे हैं, हमें आने दो, टैक्स आने दो। तो फॉरफिटेड इनकम ओवर इनकम है तो हमें इनकम टैक्स पे टैक्स भरना है। अगेन वही चीज रिवाइज करके रिपीट करके एक्सप्लेन किया है। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करो भाई। डबल टैक्सेशन सेम इनकम पे नहीं भरते हैं, इसीलिए एक बार आपने टोटल इनकम में अदर सोर्सेज अभी काउंट कर लिया तो फ्यूचर में उसकी कॉस्ट रिड्यूस मत करो। नॉट डिडक्ट, नॉट डिडक्ट। अगेन रिपीट, अप टू 31 मार्च 2014 है तो रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, 1-4-14 है तो चार्जेबल टू अदर सोर्सेज, नॉट रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, आपको हर एक टॉपिक के वीडियोस मिलते रहेंगे। तेजवानी इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में से डाउनलोड करिए, सीक्वेंस मेरे वीडियो सुनिए, बुक सामने रखिए तो ही समझ में आएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट